गुड मॉर्निंग बच्चों। चल निकाले क्लास 7। हम लोग पढ़ रहे थे अव्यय, जिसमें हम लोग क्रिया विशेषण को देख चुके थे। आज अन्य भेदों को देखेंगे, लेकिन इसमें ख्याल रखना, एक बात बता रहे हैं कि जैसे संबंध बोधक पढ़ना है और संबंध बोधक के जो उपभेद हैं इसको छोड़ दो, अगली कक्षा में देखेंगे। यानी वो जो कारक की विभक्तियों तथा संबंध बोधक में अंतर, संबंध बोधक क्रिया से ये छोड़ दो। सिर्फ पढ़ना है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और निपात, विस्मय आदि बोधक, ये 4 पढ़ने हैं मूल रूप से, मूलतः। अब इसके उपभेद जितने हैं उसको छोड़ देना है, ठीक है। अगली क्लास में देखें, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे। तो चलिए आते हैं नंबर 2 में, संबंध बोधक। देखना ध्यान से समझना, कुछ नहीं है। जब वाक्यों में सामने के बाहर, यानी इसको सीधे तौर पर मैं बिल्कुल साधारण परिभाषा बता रहा हूं, आप इसको ध्यान रखें। पेज नंबर, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, 100 में। जो शब्द, अच्छी परिभाषा है, छोटी, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। यानी वाक्य में ये मान लो 2 है, संज्ञा सर्वनाम है, इसका संबंध इससे जोड़ेंगे तो बीच में कोई होगा ना, यही जो होगा यही तो इन दोनों को जोड़ेगा। तो इसी को संबंध वाचक कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं, और यह भी अव्यय होता है, मतलब यह बदलता नहीं, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, कोई एक उदाहरण ले लो नीचे से, जैसे 9999 में देख लो, विद्यालय के सामने फूलों का बागीचा है। तो विद्यालय है और फूलों का बगीचा है, तो फूलों का बागीचा है, विद्यालय है, तो दोनों में रिलेशन क्या, विद्यालय के सामने, के सामने बागीचा है। ये के सामने जो है क्या हो गया, यही है संबंध बोधक। क्योंकि अगर के सामने को हटा देते हैं तो विद्यालय और बागीचा में कोई रिलेशन, कोई संबंध का पता नहीं चलता। के सामने ही एक ऐसा शब्द है ना, जो बताता है कि विद्यालय और बागीचे में संबंध क्या है। बागीचा कहाँ है, तो विद्यालय के सामने, दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, यश बहन के साथ है, इसमें विभक्ति लगेगी, लगी रहती है, बहुत बार नहीं रहती। तो उसके डिफरेंट नहीं जाना, आपको इतनी परिभाषा याद करनी है, एक जो आपको याद रह सके वो एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। चलिए अब आइए समुच्चय बोधक में। मैंने कहा कि इसको छोड़ दो उपभेद में। समुच्चय का मतलब है ऐसे ज्वाइंट होना, इसका अर्थ है ज्वाइंट होना। यानी जो शब्द, देखो उधर संबंध वाला में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों से संबंध जो बताए। एक यहां क्या है, जो शब्द, जो देखो आपको बॉक्स में जो दिया हुआ है, जो शब्द 2, यहां देखो वहां 1 था, यहां 2 है, या 2 से अधिक, यानी मोर देन 1 है। यहां, वहां सिंगल की बात हो रही थी संबंध बोधक वाले में। समुच्चय का मतलब होता है या ज्वाइंट, मिला हुआ ग्रुप। तो जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों या वाक्यांशों, यानी इनकम्प्लीट सेंटेंस, वाक्यांशों या वाक्यों या कंप्लीट सेंटेंस, देखो यहां शब्द भी है, वाक्य भी है, लेकिन क्या है, मोर देन 1 है, 2 या 2 से अधिक को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यहां 2 या 2 से अधिक को जोड़ने का है, वहां शब्द था, यहां शब्द और वाक्य, इनकम्प्लीट और कंप्लीट वाक्य दोनों है। आई बात समझ में। चलिए आगे, इसको थोड़ा सा ये देखते हैं। समानाधिकरण 2 है, इसको देख ले। समानाधिकरण, समुच्चय बोधक और व्यधिकरण। देखना, जब 2 इक्वल यानी समान शब्द है या समान वाक्य है, उसको कहते हैं समानाधिकरण, यानी इक्वल को जोड़ता है।
जो बराबर है, बराबर वैल्यू का है, उसको जोड़ता है। और व्यधिकरण में बराबर नहीं है, एक बड़ा है तो एक छोटा है, दो डिफरेंट को जोड़ता है। भाई इतना ख्याल रखना। समानाधिकरण अव्यय, समान यानी इक्वल, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, मतलब ये समान वैल्यू वाले शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है। व्यधिकरण मतलब ये डिफरेंट, अलग अलग महत्व वाले, कोई वाक्य है कंप्लीट है तो कोई इनकम्प्लीट है, यानी ये इक्वल वाले को नहीं जोड़ता है। बस इतना खाली ख्याल रखना, ठीक है। चलिए आइए, विस्मयाधि बोधक बहुत बार पढ़े, क्लास 5 से पढ़ते आ रहे। जो अव्यय, बॉक्स वाला देखो, बॉक्स वाला याद रखना, इसमें बहुत छोटी परिभाषा है लेकिन अच्छी है। जो अव्यय शब्द हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, विस्मय, दुख, सुख आदि मनोभाव, मनोभाव मतलब माइंड में, हार्ट में जो फीलिंग्स आते हैं, हमारे मन में जो बातें आती हैं, हृदय में जो अनुभव होते हैं, इसे हम देख छू नहीं सकते, है ना। इस तरह के भावों को अभिव्यक्त करने वाले जो शब्द होते हैं वे भी अव्यय होते हैं। आई बात समझ में? सिंपल है। जैसे उफ, वाह, अरे वाह, नीचे दिया हुआ बहुत सारा उदाहरण, और इसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। आई बात समझ में? 4। अब एक लास्ट है निपात। निपात बड़ा इंटरेस्टिंग है तो बहुत छोटा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। निपात एक ऐसा अव्यय है जिसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है, थोड़ा बहुत नहीं, बिल्कुल बदल जाता है। जैसे जो अव्यय शब्द वाक्य में प्रयुक्त शब्द के साथ जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं, बल, फोर्स करता है। जैसे मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, अलग है, यानी और सब जाएगा और मैं भी जाऊंगा। मैं ही जाऊंगा यानी कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा। इस तरह से जो है आपका, चलिए, तो यह जो है निपात एक ऐसा अव्यय है जिसके प्रयोग से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है, और इसका उपयोग जो है बहुत बल देकर के, जैसे एक उदाहरण, मैं स्कूल जाऊंगा, साधारण वाक्य, इसमें निपात नहीं है। मैं भी स्कूल जाऊंगा यानी तुम लोग भी जाओगे, मैं भी चलूंगा, मुझे छोड़कर नहीं जाना, ये अर्थ। मैं ही स्कूल जाऊंगा यानी कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगा। ये देखो पूरा का पूरा अर्थ बदल देता है। और निपात के उच्चारण में इसमें बल दिया था, मैं ही, मैं भी, मात्र। इस कलम की कीमत मात्र 10 करोड़ रुपए। तो ये जो है बल दे करके इसके अर्थ में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अब इसको पहचानोगे कैसे? नीचे दिया गया, निपात का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं है, तो इसका कोई सेपरेट मीनिंग नहीं होता है ना। सेपरेट मीनिंग नहीं होता, जैसे शब्द का मीनिंग होता है ना, पुस्तक मतलब पुस्तक, कलम मतलब कलम, इसका कोई अर्थ सेपरेट नहीं होता, अपना कोई निजी अर्थ। यह किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसके अर्थ को बदलने के लिए। निपात के प्रयोग से पद को बल मिलता है। पद मतलब जो वर्ड है, मैं ही, मैं को बल मिला, माने मैं सिर्फ जाएगा, मैं से जो इंडिकेट होगा, मैं सर्वनाम जिसके लिए आए सिर्फ वही जाएगा, दूसरा कोई नहीं जाएगा, उस पर बल पड़ता है। निपात के प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है, बदल जाता नहीं तो बिल्कुल ही बदल जाता है। ये रहा आपका निपात, ठीक है। उम्मीद है, आशा है, भरोसा है समझ गए होगे, और नहीं समझे तो ऑनलाइन में आ जाओ। और अब तक हमने सीखा जो है पॉइंट वाइज, इसको थोड़ा याद, इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स है, थोड़ा इसको देख लें। और उसके बाद बस वही होमवर्क आ जाइए। नंबर 1 रहेगा, लेकिन क्वेश्चन के साथ, बिना क्वेश्चन लिखे अगर आंसर लिखे तो पूरा इस तरह काट देंगे,
लिख देंगे उसमें 8 440 वोल्ट। नंबर 2 रहेगा, सब कॉपी में करना। नंबर 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा, यानी पूरा रहेगा। चलिए 8 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, 10 भी रहेगा। तो आपको इतनी छूट देते हैं 1 to 5 एक बार में, 1 to 5 करेक्ट हो जाए तब 6 to 10 करना। 2 पार्ट में, 1 से 5 तक एक बार में। अब दोबारा करोगे तो हम चेक भी नहीं करेंगे। अगर सबको एक बार दोगे, ज़्यादा होशियार बने को छोड़ देंगे, करेक्ट नहीं करेंगे। जितना बोलते हैं सुनो, 1 से 5 तक एक बार में देना, और 6 से 10 तक एक बार में देना। ठीक है, तो चलिए अपना बुक उठाइए, पेन से लिखिए, लिखिए कंप्लीटेड। हम लोग कंप्लीट किए लेसन। और आपको मैं एक सूचना दे दूं, कान साफ कर लो, फिर बाद में मत बोलना। अब पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो पता भी नहीं चलेगा। सब कान साफ कर लिया? चलो, लेसन नंबर 14 तक हम लोग खत्म किए। लेसन नंबर 16 यानी विराम चिन्ह आपको अपने से पढ़ के समझना है। बहुत छोटा छोटा और शुरू से बताते आ रहे हैं। पहले पूरी बात सुन लेना। विराम चिन्ह, उसके बाद शब्द भंडार, वर्तनी संबंधी सामान्य अशुद्धियां, यानी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, और मुहावरे तथा लोकोक्तियां। ये 4 लेसन जो है आपको 16, 17, 18, 19 आपको घर में अपने से स्टडी करना है। और अगर जिसमें भी आपको परेशानी हो, किसी का वर्ड मीनिंग नहीं, क्योंकि याद करने वाली बात, याद तो करना है आपको, तो जिसमें परेशानी हो, कोई ऐसा वर्ड का मीनिंग है या कोई ऐसा सेंटेंस है आपके पास नहीं आता है, तो आप उसे ऑनलाइन में आपको पूछना होगा, है ना, क्योंकि वो वीडियो से नहीं होगा। आप पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। नहीं समझ में आता बुक लेके बैठिए और ऑनलाइन में 1 by 1 पूछ लीजिए कि आपको कहाँ दिक्कत है। वो डिस्कशन से सॉल्व होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।